ओके बच्चों, इसमें ये सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण माने क्या होता है, तुम लोग जानते हो, क ख ग ग, ये सब जो है ये वर्ण है, अलग अलग वर्ण हैं। तो उस बारे में ही हम इनमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे समझ लो, पहला ये मैं यहाँ पर बुक के अनुसार ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, लड़की गेंद खेल रही है। अच्छा, ये एक पूरा वाक्य है। वाक्य है माने एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये सेंटेंस में देखो अलग अलग ये है, शब्द हैं ये। अब ये शब्द मीन्स वर्ड्स हैं। ये एक कंप्लीट इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये सेंटेंस है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब एक वर्ड अगर ले लो, समझ लो एक वर्ड ये लो, बच्चा लो या क्रिकेट लो, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्णों को मिला के एक शब्द बनता है और बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है, सही। अब जो बच्चा हम बोल रहे हैं, ये हम लोग देखो क्या है, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये, इसे हम लोग हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है आधा। तुम गौर से सुनो, मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, क्या कौन सा वर्ण बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, उसका ध्वनि सुनो, उसका आवाज़ सुनो। ब, जब ब हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें क्या है, ब वर्ड भी है और अ वर्ड भी है। अ अल्फ़ाबेट का भी आवाज़ है। अ जब हम लोग बोलते हैं तो उसका आवाज़ तुम्हें मालूम है, उसका ध्वनि तुम्हें मालूम है। तो अब ब जब बोलोगे तो देखो को ब और अ दोनों को मिला के हम लोग ब बोल रहे हैं। ये तुम खुद बोलोगे तो वो धीरे से बोलो और सुनो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम ब लिखते हैं तो ये देखो, ऐसे हम लोग अगर बच्चा लिखना हो तो यहाँ ब और अ नहीं लिखेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए है केवल कि ब और अ, इसको हम लोग बोलते हैं, माने हम लोग इसको जब संधि विच्छेद बोलते हैं तो ये जब अलग अलग करते हैं ना, तो वो उस तरह से हम लोग तब ये चीज़ लिखते हैं। नहीं तो अगर हमें स्पेलिंग लिखना हो तब हम केवल ये चीज़ लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये समझाने के लिए है कि ब वर्ण में ब का ध्वनि और अ का ध्वनि दोनों मिला हुआ रहता है, सही। तो ब और अ, फिर ये देखो ये आधा च है, यहाँ आधा च है ना, देखो आधा च है तो हम लोग या इसमें तो केवल ऐसे नहीं लिखेंगे, तब च के नीचे ये वाला सिंबल अगर दे दे तब हम मतलब हो जाता है आधा च। फिर ये च और फिर आ, देखो यहाँ आ का मात्रा है इसलिए आ का मात्रा। मेरे ख्याल से ये समझ में आया तुम्हें कि ये बच्चा हम लोग जो अलग अलग वर्ण से, अलग अलग ध्वनि से, अलग अलग ध्वनि जो है उनका कैसे ध्वनि को हम लोग कौन कौन सा ध्वनि किसके संग ऐड होकर वो बच्चा शब्द बना है, उसका विश्लेषण है या उसका डिस्क्रिप्शन है। अब प्रत्येक शब्द को हम उनमें प्रयोग की ध्वनियों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, परंतु इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते। मैंने अब समझ लो, जैसे ये बोल रहा है, कोई एक शब्द है, जैसे बच्चा है या लड़की है। अब लड़की का भी एग्जाम्पल ले लो। ल, जब ल बोल रहे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है ल और अ एक संग आ रहा है, तो इसीलिए आधा ल और अ। अड़, अड़ में भी देखो अड़ और अ एक संग आ रहा है, ठीक है। की, तो क में ई की मात्रा, ई की मात्रा आ रहा है, वहाँ अ का मात्रा नहीं आ रहा है, इसीलिए क आधा अ प्लस ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है इसलिए बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो वही ये बतलाने का कोशिश कर रहा है कि एक शब्द को हम लोग तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन ये ल को और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये छोटा है, इससे और छोटा नहीं हो सकता है। तो वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अब वर्णमाला क्या है, अल्फ़ाबेट। वर्ण माने हो गया इंग्लिश में हम लोग जो लेटर बोलते हैं वो हो गया। तो वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला क्या है, अल्फ़ाबेट। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो होता है मीन्स जो ABCDEF जैसे है, वैसे हिंदी में क ख ग घ अंगा ये सब जो है ये हम लोग अल्फ़ाबेट्स है। ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर देयर।
एंड हियर दे आर, यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा माने ए बी, तो क ख ग ग, ठीक है। अब हमें याद क्या करना है, आओ कंठस्थ करें। कंठस्थ मतलब होता है हम लोग याद करें। स्वरों और व्यंजनों के द्वारा हम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को पहचान कर सकते हैं। अब तुम जानते हो हिंदी में दो होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो मैंने हिंदी के जो वर्ण है, जितने सारे वर्ण हैं उसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो स्वर क्या क्या है, जैसे अ आ ई, तुम लोग जो पढ़े हुए हो, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, तो ये सारे, ये इनको हम लोग स्वर बोलते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को वॉवल्स बोलते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम है वो 5 अल्फाबेट्स का। तो वैसे यहाँ पर अ आ ई उ ऊ, इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। और बाकी का जो है क ख ग ग, ये सब आ जाता है व्यंजन में। अब ये जो स्वर हैं इनके भी भेद होते हैं, मैंने इनके भी काइंड्स, देयर आर काइंड्स ऑफ दिस स्वर। तो स्वर के कितने तरह होते हैं, कितने टाइप होते हैं या भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक है तुम्हारा हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है पलुत स्वर। हर्ष स्वर वो है जिसको हमें बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। दीर्घ मने जैसे होता है, दीर्घ मने ही होता है ज़्यादा या बड़ा। हम लोग पहले के जब बोलते थे, लोग किसी से आशीर्वाद देते थे तो बोलते थे दीर्घायु हो। दीर्घायु मने लंबी आयु हो तुम्हारा। तो वही दीर्घ मतलब जिसमें ज़्यादा समय लगता हो या जो ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो हर्ष स्वर कौन कौन सा, अ ई उ। देखो अगर मैं बोल भी रही हूँ, अगर तुम ध्यान दोगे, अ आ ई, तो ये अ बोलने में बहुत कम टाइम लग रहा है, आ बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जो सब स्वरों में बोलने में कम टाइम लगता है वो सब स्वर आते हैं हर्ष स्वर के अंदर, जैसे अ ई उ री। अब हम जैसे अगर दीर्घ स्वर बोलेंगे तो आ ई उ ए ओ औ, ये सब सारे स्वर जो हैं इन्हें हमें बोलने में इनसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़्यादा टाइम मैंने ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेके बोल रहे हैं, इनके मुकाबले में, इन कंपैरिजन ऑफ दिस, इसमें हमें ज़्यादा समय लग रहा है। इसीलिए ये सब आते हैं तुम्हारे दीर्घ स्वर के अंडर में, ठीक है। अब तीसरा क्या है, पलुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण करने में हमें हर स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। हर स्वर कौन सा हो गया तुम्हारा, अ ई उ ऊ। अब समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, अ बोलने में अगर हाफ सेकेंड लगा या 1 सेकेंड लगा, तो पलुत स्वर के अंदर जो उच्चारण आएगा उन्हें में हमें 3 सेकेंड लगेगा बोलने में। समझ में आया? तो वैसे स्वरों को हम लोग पलुत स्वर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे, ओम। ओम देखो हम लोग कितना आराम से बोलते हैं, ओम नहीं बोलते हैं ना, ओम। तो यहाँ इसके ये एक एक स्वर बोलने में जितना टाइम लगा उसका 3 टाइम्स अगर स्वर जो टाइम लगता है उससे हम लोग पलुत स्वर बोलते हैं। ये तुम्हें एग्जाम्पल्स एंड नाम याद रखो, वही काफ़ी है। फिर आ गया व्यंजन। अब व्यंजन क्या हुआ, जो ये सब वर्ण जो है, ये सारे वर्ण हैं, इनकी सहायता से जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग बोलते हैं उनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला ना क, तो क जब बोल रहे हो तो क में अ का भी साउंड है, या ख जब बोल रहे हो तो ख में भी अ का साउंड है। अगर हम यही बोलेंगे की, अगर ये हम लोग बोलते की, तब यहाँ क्या है, क के संग ई का साउंड आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क प्लस ई, ठीक है। तो ये जो व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, वो हम इनके सहायता के बिना, मीन्स ये वर्णों के सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं। तब देखो इसमें क्या लिखा है, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों के सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि निकलती है।
जनरली अगर तुम एक एक अल्फाबेट वर्ण को लोगे तो अ का ही ध्वनि निकलेगा, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई मात्रा दिया हुआ है। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। स्वतंत्र माने इंडिपेंडेंट ध्वनि नहीं। जैसे ये अ आ ई ये इंडिपेंडेंट है, इनके संग कोई और ध्वनि नहीं ऐड हो रहा है। लेकिन क ख ग ग या च छ ज ज इसमें एक ध्वनि स्वर का अध्वनि ऐड हो रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट ध्वनि नहीं है। और इसमें कितने टोटल हैं? टोटल 39 व्यंजन है। अब ये देखो क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। माने क वर्ग किसको बोलते हैं? जो हम लोग पहला लिखते हैं ना, क ख ग घ अंग, तो ये पांचों को हम लोग आता है क वर्ग में। दूसरा च के लाइन में जो 5 लिखते हैं वो आएगा च वर्ग में। सिमिलरली ट के अंदर जो लाइन में लिखते हैं वो ट वर्ग में। समझे? इसी तरह ये आता है। फिर ये जो है य र ल व श श श ह छ त्र ज्ञ श्र, ये आएगा तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये उतना तुम्हें बाद में काम नहीं आएगा कि कौन सा किस वर्ण में है, वर्ग में है। ये याद रखने से और क्या है व्यंजन, क्या है स्वर, क्या है उन लोगों का डिफरेंस क्या है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। माने जब दो व्यंजन को हम लोग मिलाकर एक तीसरा स्वर वर्ण बनाते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन। जैसे क्या है, क और श, ये दोनों का आधा क और आधा श मिल के बना है छ। हम लोग बोलते हैं ना छत्रज्ञ। तो ये छ वर्ड कहाँ, ये छ व्यंजन जो है ये कहाँ से आया है? ये क और श को मिला के बनाया हुआ है। यह ज्ञ कहाँ से आया है? ज और य को मिलाकर आया है। सिमिलरली ये त्र कहाँ से आया है? त और र को मिलाकर आया है। श कहाँ से आया? श और ये श्र कहाँ से आया? श्रमिक, श्राप, श्रम। ये श्र कहाँ से आया है? श और र को मिलाकर आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सब व्यंजनों को क्या बोलते हैं? ये छ ज्ञ त्र श्र, इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हिंदी भाषा में अड़ा और अंगा भी है, अड़ा और अढ़ा भी है। ये वर्णों को भी समावेश किया गया है, मैंने इनको भी इंक्लूड किया गया है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच या अंत में आते हैं। अब जैसे तुम अगर अभी तो तुम लोग उतना हिंदी नहीं पढ़े हो, लेकिन ये जो दो वर्ण है ना, इनसे कोई भी अल्फा शब्द मीन्स वर्ड शुरू नहीं होता है। ये कोई भी वर्ड के मीन्स अगर तुम कुछ लिख रहे हो वर्ड, तो वो उसके बीच में आ सकता है, एंड ऑफ दिस वर्ड आ सकता है, लेकिन इससे कोई वर्ड शुरू नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो घोड़ा, सीढ़ी, कपड़ा, गाड़ी, पढ़ना, देखो अड़ा ये बीच में आया, लेकिन कहीं भी तुम देखोगे हिंदी का डिक्शनरी भी उठा के देखोगे तो ये दोनों शब्द से कोई शब्द शुरू नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग मात्रा में, जो है स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। अब जो स्वर हम लोग पढ़े हैं क्या है? अ आ ई, ये जो स्वर हैं इनके चिन्ह जो होते हैं उनको हम लोग मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा ऐसे होता है, ई का ये होता है, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ये री का मात्रा, ये ए का मात्रा, ये ऐ का मात्रा, फिर ये ओ का मात्रा, ये औ का मात्रा। तो ये सारा मात्रा है। अच्छा, ये मात्रा तुम्हें तो याद रखना ही है, प्लस एक चीज और करना है। जैसे जितना भी अल्फाबेट से जितना भी व्यंजन है, जैसे ये सारा व्यंजन है ना, तो इन सबको तुमको लिखना है। 12 खड़ी तुमने अगर नाम सुन रखा है क्लास 4 में, तो वो तुम्हें लिखना है, वो लिख के याद रखना है। अगर वो याद रखोगे तुम लोग, तो तुम लोगों को बोलने में, प्रोनाउंस करने में, वो बोल के याद रखो, तो कि तुमको प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं तो कू, ये लिखेंगे तो कू। तो अगर कोई बोलता है जैसे कुत्ता लिखो, तो कु त ता आ, कुत्ता, ये तुमको स्पेलिंग लिखने में इजी रहेगा। तो अगर तुम्हें 12 खड़ी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे 12 खड़ी मैं यहाँ पर भी तुम्हें एक बार लिख के दिखा दे रही हूँ।
जैसे क पर है तो का, की, कू, कू, ये सारे जो है, ये मेरे ख्याल से तुमने क्लास 4 में भी किया है। इसे हम लोग 12 खड़ी करते हैं। ये सारे व्यंजन वर्णों का आता है। अब आ गया द्वितीय व्यंजन। एक ऐसा दो वर्णों के मेल से, एक जैसे दो वर्णों के मेल से जिन्हें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, उन्हें हम लोग द्वितीय व्यंजन कहते हैं। मतलब हम लोग क्या वर्ड पढ़े अभी तक कि व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोला जा सकता है ना। लेकिन द्वितीय व्यंजन क्या है, इसमें पहला व्यंजन जो है वो बिना स्वर की मदद का बोलते हैं, दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर के साथ का बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने पहले तुम्हें बच्चा का एग्जाम्पल दिखलाया था। अब ये देखो पक्का, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, आधा क, तो इसमें आ का मात्रा नहीं बोल रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग ये लिखते हैं इसके जगह में, अगर ये स्पेलिंग लिखते हैं तो इसको हम लोग, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, पक्का। अगर ये स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पक्का का, पक्का का, क्योंकि यहाँ का हम पूरा बोल रहे हैं, पक्का का, लेकिन हमें बोलना है पक्का, इसलिए यहाँ हम लोग आधा लिखते हैं। और आधा लिखने का मतलब यही है कि इसमें स्वर का व्यंजन नहीं एडेड है। यह चक्का, यह देखो यहाँ पत्ता, त और त पर आ की मात्रा, समझे। यह देखो यहाँ पर दिल्ली, ये तो आ की मात्रा का था, यहाँ दिल्ली आधा ल, फिर ये पूरा ल ऊपर ई की मात्रा, यहाँ भी ये स्वर है, ई स्वर है, ठीक है। अब आता है, ये था तुम्हारा द्वितीय व्यंजन। अब आता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। दो विभिन्न व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे क्या है, दो विभिन्न व्यंजन। अब यहां तक हम लोग क्या किए हैं, सेम व्यंजन को हम लोग एक आधा एक पूरा लिखे हैं, ठीक है। लेकिन संयुक्त अक्षर में क्या होगा, दो अलग अलग व्यंजन हैं और एक आधा है एक पूरा है, ओके। जैसे विद्या, यहाँ द आधा है या पूरा है, या विद्यालय तो क्या है, द आधा है और बाकी का पूरा है, तो ये दो अलग अलग हैं, एक नहीं है। या प्यारा, तो ये सब ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं। या प्यासा, ये आधा प या शा, तो इसमें आधा तो तुम्हारा एक व्यंजन है और यहाँ पर दूसरा है। जनरली इसमें हम लोग क्या देखें, सेम व्यंजन ही एक आधा एक पूरा, लेकिन यहाँ एक दूसरा आधा है, मतलब प आधा है लेकिन या पूरा है। तो इस टाइप के व्यंजन को हम लोग बोलते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर माने क्यों, क्योंकि हम लोग दो जन को संयुक्त करना माने होता है जोड़ना, मिलाना, ठीक है। अब फिर क्या, अयोग वाह। अयोग वाह, जो वर्ण न स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं वो अयोग वाह होते हैं। जैसे अहा, अंग, आहा, हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें आई में आई ऊ करके लास्ट में अंग आहा आता है। तो ये ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन, ये ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तथा आहा, ये आप चंद्र बिंदु, ये भी ये अयोग, मैंने ये तीनों जो हैं ये ना स्वर के अंदर आते हैं ना व्यंजन के अंदर आते हैं, इनको क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। अब अनुस्वर। अब अनुस्वर क्या है, ये जिसके ऊपर बुंदी है, ठीक है। जैसे ये चिन्ह, एक्चुअल में ये चिन्ह को अनुस्वर बोलते हैं। ये जो हम लोग डॉट देते हैं ना, जैसे कंस, हंस, संगीत, देखो ये जब बोलते थे हम लोग नाक से बोल रहे हैं, तो कंस तुम बोल के तुम ट्राई करो तो लगेगा तुम्हारे नाक से आवाज, माने नाक का भी एक अंग वाला आवाज आ रहा है। तो इसीलिए ये जो सिंबल है इसको हम लोग अनुस्वर बोलते हैं। और जो ये है चंद्र बिंदु हम लोग जिसको कहते हैं जनरली में, उसको क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। इसे हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तुम जनरली अनुनासिक नहीं बोल के चंद्र बिंदु बोलो, वो तुम्हारे लिए इजी भी रहेगा और याद भी रहेगा। चंद्र बिंदु क्यों, ये चंद्र ऊपर से बिंदु, तो दैट इज चंद्र बिंदु। मैंने हम ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं तुम्हें याद रखने के लिए ये चीज समझा रही हूँ।
इस ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक से होता है। जैसे ये हमने बोला कि ये ध्वनि नाक से होता है, ये मुंह और नाक से होता है। जैसे कैसे, आँख, देखो आ भी बोल रहे हैं, मुंह का भी पूरा उच्चारण हो रहा है, नाक से भी आ रहा है, इसलिए आँख, सांप, पाँच, ये सारे शब्द, ठीक है। ये आगे अनुनासिक। तो अनुनासिक वो है जो कि मुख से या नाक के सहायता से उनका उच्चारण होता है। अनुस्वर वो शब्द है जिनका उच्चारण, उनका चिन्ह तो ये है जिनका उच्चारण नाक के ध्वनि से होता है। अब आगे विसर्ग। देखो विसर्ग में हम लोग ये डाल, जैसे दुख या नमः या प्रातः, ये सब वो जो शब्द है लास्ट में देखते हो 2 कोरोन रहता है। इसका प्रयोग जो है व्यंजन के बाद किया जाता है। देखो व्यंजन के बाद ही हम लोग कर रहे हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। दुख, तो दुख तुम जब सुनोगे तो लगेगा ह बोल रहे हो अंत में, लेकिन ह बोलते नहीं हो, केवल ये अनुस्वर देते हो, सॉरी विसर्ग देते हो, ठीक है। अब आगे स्वरों की मात्रा। तो स्वरों की मात्रा मैंने तुम्हें पहले ही बतलाया है, जैसे इनका सारा मात्रा क्या क्या है। अब इन मात्रा से तुम क्या लिख सकते हो, मात्रा का प्रयोग जैसे काम, कला, या स्वरों के मूल रूप का प्रयोग। जैसे ये जो स्वरों के मूल रूप का प्रयोग माने ये स्वर जो है इसको हम लोग आम, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, देखो आम, ये एज इट इज हम लोग यूज कर रहे हैं स्वर को, एज इट इज वो आज को यूज कर रहे हैं, या एज इट इज अ को यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया मूल रूप के प्रयोग में, ठीक है। फिर जब वर्ण विच्छेद करते हैं, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। अब जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है छाता। छाता जो शब्द है इसको हम लोग विच्छेद कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग कर रहे हैं। तो क्या करोगे, छ लिखे पहले, यहाँ क्या चीज का मात्रा है, क्या किस चीज का मात्रा है, आ की मात्रा। तो इसके नीचे एक ऐसा लाइन डालोगे, इसको हलंत बोलते, प्लस आ लिखोगे, ठीक है। प्लस फिर क्या है इसका स्पेलिंग त लिखोगे, फिर हलंत डालोगे, फिर क्या मात्रा है आ, फिर आ लिखोगे। तो ये हो गया छाता, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा वर्ण विच्छेद। अब देखो जैसे यहाँ प्रेम दिया हुआ है, दूसरा शब्द क्या है, प्रेम। तो ये मतलब ये होता है रेफ। पता नहीं तुमने क्लास 4 में रेफ और वो सब पढ़ा है कि नहीं, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में या एक वीडियो बना के भेज दूंगी ये रेफ के ऊपर, ठीक है। ये मतलब ये जो लाइन डालते हैं ना हम लोग, ये मतलब होता है आधा र। तो ये देखो ये इसमें 3 चीज है, प है, आधा र है, एक ही मात्रा है। तो क्या लिखेंगे, प पर ये हलन डालेंगे, र पर भी हलन डालेंगे, छोटी एक ही मात्रा है इसलिए छोटी ए डालेंगे, म पर हलन डालेंगे, प्लस अ लिखेंगे। तो ये प्रेम को अगर विच्छेद करना हुआ तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। शब्द, तो ये देखो अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। अब हम जानते हैं व्यंजन वर्ड में जब कोई मात्रा नहीं होता है तो हम लोग उसको किसके संग करना होता है, अ के संग लिखना होता है। आधा श अ प्लस आधा ब है तो इसके संग अ नहीं जोड़ेंगे हम लोग, प्लस द, आधा द प्लस अ। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो ये तुम लोग पूरे चीज को अच्छे से सुनो और समझो।